Good morning, everyone. Let's begin with the Hindu analysis of Friday, November 6th, 2020. So, American elections काफी close हो रहे हैं. जैसे ही होंगे, we will talk about it. यहाँ पे this will be my last election, political. Let's go here. All sectors looking up, says PM. सो बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुला के उनको बोला है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारा कैलिबर है. तो पहली चीज जो बोली गई इज दैट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है हमारा, यहाँ हम लोग सोशल और इकोनॉमिक दोनों के दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करना चाहते हैं और इससे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी. कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी? हम 80% ऑफ दिस NIP ये यूज किया जाएगा रोड्स बनाने में, अर्बन एंड हाउसिंग के लिए, रेलवेज के लिए, पावर के लिए, रिन्यूएबल एज वेल एज कन्वेंशनल, इरिगेशन के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. तो ये सारा का सारा जब हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेकर आएंगे तो इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 trillion US dollars. We are building millions of affordable houses for new middle class. We want investment not just in big cities but smaller cities. So India के बारे में कहा गया है कि India is the place where you get returns with reliability, demand with democracy, stability with sustainability, and growth with a green approach. Page 8 में it has been continued. Just give me a second. अभी ड्यूरिंग पैंडमिक फिर इंडिया को रिजिलियंट बोला गया है. रिजिलियंट का मतलब क्या है कि हम लोगों ने वी हैव बाउंस्ड बैक. जो पैंडमिक था उस टाइम पे बहुत ज्यादा हमने ब्रेव फाइट पुट अप की और हमने स्पिरिट ऑफ कंपैशन, नेशनल यूनिटी एंड हमारे पास एक स्पार्क ऑफ इनोवेशन है. तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है इस टाइम पे इनोवेटिव तरीके से. आत्मनिर्भर भारत अभियान एक विजन नहीं है, एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है. ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में हमने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, लेजिस्लेटिव चेंजेस, लॉ बना के. कौन से फील्ड्स में? एग्रीकल्चर में, लेबर में, एजुकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में. हमने रैशनलाइजेशन की है पब्लिक सेक्टर की. रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर में हमें लगा कि फायदा ज्यादा होगा अगर हम प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक सेक्टर के साथ इन्वॉल्व करें, तो हमने प्राइवेटाइजेशन भी की है, हमने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी की है, बिकॉज हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं. अच्छा, सो बाय ऑल ऑफ दिस दे आर सेइंग अब अ वेरी गुड न्यूज कि 13% राइज हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज में इन द फर्स्ट 5 months ऑफ दिस ईयर. सो हमारे देश में जितना FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे 13% और ज्यादा हुआ है इन द फर्स्ट 5 months ऑफ दिस ईयर. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब एक फॉरेन एंटिटी इंडिया की एक कंपनी में या एक से ज्यादा कंपनीज में 10% या 10% से ज्यादा स्टेक होते हैं इनके. स्टेक जो कि इक्विटी भी हो सकता है, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है. सो एक फॉरेन एंटरप्राइज का इंडियन कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग है तो इसका मतलब हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है. अगर हमारे देश में, चलो सबसे पहले अगर इस इंडियन कंपनी में पैसा आ रहा है तो ये इंडियन कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेंगे, प्रोवाइडेड ये एफिशिएंट हो. अगर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेंगे तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी. प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेंगे तो वो सरकार को भी बहुत ज्यादा टैक्सेस देगी. प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेंगे तो ये जॉब्स भी बहुत ज्यादा देगी. जॉब्स बहुत ज्यादा मिलेंगी लोगों को तो डिमांड बहुत ज्यादा होएगी. डिमांड ज्यादा होएगी तो हमारी सैलरीज इंक्रीज होंगी, हम खर्चे ज्यादा करेंगे, GDP बढ़ेगा. सो इट इज अ गुड स्टेप एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास एटलीस्ट 6 trillion US dollars के फंड्स आए. लेट्स गो बैक टू पेज 1. ये तो नॉट फॉर यू. इधर agitating farmers block roads in 18 states. So अब बहुत देर से ये चल रहा है. हमें पता है कि फार्म लॉज, जो 3 फार्म लॉज सेंटर ने लेकर आए थे,
वो दे आर नॉट गोइंग डाउन दैट वेल विद द फार्मर्स। और अभी एक और चीज आई है, देयर इज अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी एज अ सब्जेक्ट लिस्ट 3 का मामला है। अगर इलेक्ट्रिसिटी लिस्ट 3 का मामला है तो ये सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों इसके ऊपर लॉज बना सकते हैं। रिपग्नेंट नहीं होने चाहिए, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होने चाहिए। अब ये लिस्ट 3 के मामले के ऊपर सेंटर ने सलाह मशवरा करने के बिना उन्होंने एक बिल प्रपोज किया है। बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट्स है। दो चीजें आपको मैं बता देती हूँ। एक तो ये है कि अब टैरिफ इंक्रीज कर दिया है। टैरिफ मतलब जो हम पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एक फार्मर को 5,000 से लेके 6,000 हर महीने का खर्चा पड़ जाएगा अगर बिल एक्ट बने तो। और कुछ ऐसी सब्सिडाइज्ड डोमेस्टिक कंज्यूमर जो कि सरकार डिसाइड करेगी कौन है सब्सिडाइज्ड डोमेस्टिक मतलब कि कोई शॉप वगैरह के लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए नहीं, डोमेस्टिक कंज्यूमर। इनको करीबन 8 से 10 रुपए हर यूनिट, और एक महीने में अप टू 300 यूनिट्स, सो 2400, तो काफी कम है। और पहले के टाइम पे एक चीज होती थी बिफोर द बिल, अभी एक्ट नहीं बना है ये, एक होती है चीज क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी का मतलब ये है कि फार्मर्स एंड पुअर लोग, मैं ये नहीं कह रही ऑल फार्मर्स आर पुअर, फार्मर एज वेल एज पुअर लोग, इनको चीप रेट पे मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, चीप टैरिफ। और जो कमर्शियल हैं जैसे कि मॉल्स, शॉप्स एंड इंडस्ट्रीज हैं, इनको थोड़ी एक्सपेंसिव, पर यूनिट कॉस्ट एक्सपेंसिव होगा। सो इनको थोड़ा सस्ता दे दिया, इनको थोड़ा महंगा दे दिया, सरकार ने भी कमा लिया। ये वाली चीज को अभी प्रपोज किया है कि अब ये डीबीटी में ट्रांसफर होगा, कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको ये मिलना चाहिए एंड देन इट विल बी गिवन। तो ये बात है कि, एंड एक और चीज ये है, दिस पर्टिकुलर एजिटेशन इज सेइंग वी आर वन नेशन वन फार्मर प्रोटेस्ट फिनोमिनन, बिकॉज सम पीपल आर सेइंग कि नहीं ये तो एक या दो स्टेट्स की बात है। देखा गया है कि बहुत सारे स्टेट्स आर इन्वॉल्व, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, पुडुचेरी, सो बहुत सारे पार्टिसिपेशन है इस प्रोटेस्ट की। सो इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। फिर इसके बाद दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली की एयर क्वालिटी अब स्लिप हो गई है वेरी सिवियर टू सिवियर कैटेगरी, सॉरी। एंड अभी ये ठीक चल रही थी, मतलब इतनी भी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अभी ये सिवियर कैटेगरी में चली गई। एंड कहते 42% ऑफ द सिटीज पोल्यूशन ड्यू टू फार्म फायर्स विच इज मैक्सिमम सो फार दिस सीजन, इस जिसका मतलब कि स्टबल बर्निंग के ऊपर ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है दैट शुड बी यूज्ड। एंड इसीलिए दिल्ली सरकार ने बैन कर दिया है क्रैकर्स, सेल, परचेज, यूज एनीथिंग फॉर दिस वाइल। एंड इसके बाद आपका कोविड के केसेस की बात चल रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा क्राइम, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स टू बी सेटिंग अप फॉर ट्रेनिंग, इट विल आइडेंटिफाई फ्यूचर सेंट्रिक जॉब्स। सो दिल्ली की सरकार ने कहा है कि एक स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एनरोल करेगी एटलीस्ट 1.25 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज एम्प्लॉयबिलिटी ही कम होती है, एम्प्लॉयमेंट रेट तो कम है ही है, पर एम्प्लॉयबिलिटी भी एक चीज होती है, जिसका मतलब ये होता है कि एक अगर मैंने लॉ की हुई है तो लॉ करने के बाद मुझे क्या कोई नौकरी देगा कि मेरे पास सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है जब हम एक जॉब करते हैं, जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट चाहिए होती है। एक और चीज होती है वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग,
ये स्किल डेवलपमेंट इसलिए भी चाहिए क्योंकि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि राइट टू वर्क प्रोवाइड करना स्टेट की एक गाइडलाइन है, करेक्ट? ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, इसके ऊपर हम स्टेट के ऊपर जाके केस तो नहीं कर सकते हैं, पर ये स्टेट की एक जिम्मेदारी है। नॉट दैट मैं कह रही हूँ कि दिल्ली स्टेट है, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है जो आर्टिकल 239AA के अंदर है, इसको आधा स्टेट क्वाज़ी स्टेट जरूर बोल सकते हैं, पर इट इज अ यूनियन टेरिटरी विद इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, फिर ये लव जिहाद हमें पता है। मिजोरम ऑक्यूपाइंग 1.5 किलोमीटर ऑफ असम लैंड, असम एनक्रोच्ड 10 किलोमीटर ऑफ आवर लैंड says local in Mizoram. So cooperative federalism is very much required क्योंकि हर एक राज्य इतना ज्यादा रिच है इन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन कैपिटल कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है कोऑपरेशन की टेंडेंसी पे भी, एंड गलत प्रभाव पड़ सकता है इकोनॉमी पे भी। देन इज अगेन प्रोटेस्ट एंड एक्सप्लोजन, TRP, क्राइम। JNK में हमें पता है कि सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस की बात चल रही है, तो वहां पे भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो रही है। अरेस्टिंग अर्नब गोस्वामी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट आपके इंटरेस्ट के लिए सिर्फ इतना बता देती हूँ कि इस एडिटोरियल में आपके समझने लायक ये चीज है कि अगर किसी एक ने कोई क्राइम किया है, मिस्टर ए हैज कमिटेड अ क्राइम, चलो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि मिस्टर ए ने ये क्राइम किया है, तो उसके बाद अगर ये केस बंद हो जाता है तो इसको रीओपन कराने के लिए, फॉर्मली रीओपन कराने के लिए बहुत ही एक सब्सटैंशियल रीजन होना चाहिए, बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए, पहली बात। और अगर आपके पास बड़ा रीजन है और आप ये रीओपन करवा रहे हैं तो मिस्टर ए को अरेस्ट करने के लिए भी आपके पास बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए। अगर आपको लगे कि मिस्टर ए देश छोड़ के भागना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, अनलेस दे आर लाइकली टू एवेड ट्रायल, threaten witnesses or destroy evidence, तभी आप उनको रख सकते हैं। So ये politically motivated arrests and all, again wastage of time, cooperation होना चाहिए। फिर है वियना's woes, again एक धर्म के पर्सन ने दूसरे धर्म, 4 लोगों की, he has killed somebody, so there is an attack in Vienna that has killed 4 people on Monday night. अब इसके बारे में बहुत ज्यादा हमने चर्चा की है, सो इतना ही मैं बात करना चाहती हूँ। He said the fight is not between Christians and Muslims or Austrians and immigrants, but between civilization and barbarity. सिविलाइजेशन क्या होगी? सिविक सोसाइटी कौन सी होगी जिसमें जस्टिस हो, जिसमें सोशल जस्टिस हो, करेक्ट, स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट। तो सोशल जस्टिस ये है कि हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अलग होते हुए भी लिव एंड लेट लिव वाली चीज है, राइट? सो सिविलाइजेशन में लिव एंड लेट लिव होता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट होती है। बारबैरिटी में हम लोग बिना सोचे समझे बहुत ही इम्पल्सिव एक्शंस लेते हैं और वायलेंस करते हैं। तो ये कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात नहीं है, इट इज अबाउट बारबैरिटी, ठीक है जी। सो इसमें एक और चीज है कि एक देश की कंट्री ने, फ्रांस के लीडर ने बैन किया है इमिग्रेंट्स फ्रॉम सम मुस्लिम कंट्रीज एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर टू एविक्ट इस्लामिज्म बाय फोर्स फ्रॉम आवर कंट्री। एंड इट इज, ये एडिटोरियल कहता है कि ऐसी चीज टू फ्रंट अटैक है डेमोक्रेटिक और सेक्युलर वैल्यूज के ऊपर, जिसके ऊपर यूरोप स्टैंड करता है। सो बेसिकली जब आपके देश में दूसरे देश के लोग आने लग जाते हैं तो यू शुड बिल्ड योर कंट्री ऑन द वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म। व्हाट इज प्लूरलिज्म? कि मेरे जैसे भी बहुत होंगे, फिर मेरे से अलग भी बहुत सारे लोग होंगे, और प्लूरलिज्म इज हम सारे के सारे इकट्ठे रह रहे हैं। अगेन लिव एंड लेट लिव, फ्रेटर्निटी। सेक्युलरिज्म, इंडिया का सेक्युलरिज्म ये है कि स्टेट विल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, राइट? So democracy by the people, of the people, for the people, basically welfare of the people should be kept in mind, और equality, right, very very important। यही सारे के सारे तरीकों से हम de-radicalize कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को। अब do recent indicators hint at a real economic revival?
सो ये पर्टिकुलर आर्टिकल दिस इज टॉकिंग अबाउट कि अभी जो भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए हैं वो सारे के सारे इंडिकेटर्स रिलायबल हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. सो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे. सबसे पहली बात तो इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने मूवमेंट ऑफ गुड्स, लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब रोक दी. वी स्टॉप्ड ऑल ऑफ दिस, जिसके रेपरकशंस ऑब्वियसली हैं. करेक्ट. अच्छा, प्रेजेंटली आज की डेट पे कौन सी हमारी मार्केट अच्छी कर रही है, कौन सी हमारी मार्केट, कौन सी इंडस्ट्रीज बुरा कर रही हैं, जो अच्छा कर रही हैं वो है फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, फूड एंड बेवरेजेस, ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स, इन सब की सेल हो रही है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो हमारी इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं कर रही है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म, क्योंकि लोग ऑब्वियसली दूसरे जगहों में जाने से डर रहे हैं. अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो सारे के सारे घर पे बैठे हैं. फिर है कंस्ट्रक्शन, फिर है रियल एस्टेट, फिर है रिटेल. अब अगर हम रिटेल के बारे में बात करें तो दिवाली के टाइम पे, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है, अच्छा सीजन है, तो ये बेटर हुआ है. पर कहते जो स्टैंड अलोन शॉप्स है वहां पे बेटर हुआ है, जो मॉल्स है वहां पे नहीं हुआ है. अगेन सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सारे रीजंस जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे. अब ये ट्रैवल एंड टूरिज्म या फिर ये कंस्ट्रक्शन को देख लें, ये कहीं कहीं माइग्रेंट्स की कमी भी है, वर्कर्स की कमी भी है, कहीं कहीं पैसे की कमी है. रियल एस्टेट डिमांड नहीं है, राइट. सप्लाई भी इतनी नहीं हो रही है. सो ये कहते हैं ये सारी की सारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं. all of them is labor intensive, employment intensive. So that means अगर ये अच्छी नहीं कर रही तो बहुत सारा लेबर अनएम्प्लॉय हो रहा है. अच्छा, then let's read it. Now we have a little idea. So we stopped logistics, we stopped most manufacturing. Diwali retail has seen some some improvement. Employment intensive industries are struggling. अब कहते हैं कि नेक्स्ट चीज दैट दिस आर्टिकल इज सेइंग इज अबाउट द लॉकडाउन, अनलॉक प्रोसीजर. कहते देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. दिस आर्टिकल सेल्स कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है अनलॉक प्रोसीजर की, कि हमारे पास कोई एज सच डॉक्यूमेंट नहीं है जो बताता है कि इतने केसेस होंगे तो कंटेनमेंट बनेगा, इतने केसेस होंगे तो लॉक्ड रहेगा, इतने केसेस से कम होंगे तो अनलॉक हो जाएगा. अनलॉक होगा तो ये कर सकते हैं, और लॉक्ड होगा तो ये हो सकता है. बिकॉज देर इज नो ट्रांसपेरेंसी, दैट इज वाई अब लोग अपना बिजनेस नहीं खोलना चाहते, क्योंकि उनको नहीं पता कि कब उनको बिजनेस वो खोल के फिर दोबारा से बंद करना पड़ेगा. तो अगर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो तो वो थोड़ा बेटर हो जाएगा. फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो ये आर्टिकल कह रहा है, ये हमने 3 पॉइंट्स कर लिए. अब चौथा पॉइंट, आत्मनिर्भर भारत अभियान. कहते हैं ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ऐसे इन्फ्यूजन का एक तरीका था, और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का तरीका था थ्रू लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. और फिर कहते हैं जो सेकंड इसका एक तरीका था, जो सेकंड इसका स्टिमुलस था, वो व्हाइट कॉलर्ड लोगों के लिए था. व्हाइट कॉलर्ड कौन होते हैं? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स में है. जैसे उनको
आपने लीव ट्रैवल कंसेशन दे दिया। देन अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कहते मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेंट अप डिमांड है, पहले की कोई डिमांड थी, मतलब इतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं है। व्हाट इज पेंट अप डिमांड? कि मैंने इतनी देर तक चलो शॉपिंग नहीं की, तब से लॉकडाउन चला है, अब दिवाली है, चलो मेरे को अभी तो शॉपिंग करनी ही करनी है, दिस इज माय पेंट अप डिमांड। तो कहते ये थोड़ा सा है, पर इतना भी ज्यादा इसका प्रभाव नहीं है। द एडिटोरियल सेज कि मुझे नहीं लगता कि ये रिकवरी है। कहते कि कोई आपने शायद टेक्नोलॉजी बनाई है जो कंपनीज के पास आई है, जिससे ई इनवॉइसिंग हो सकती है, जिसकी वजह से कंप्लायंस टू जीएसटी बढ़ा है, जिसकी वजह से जीएसटी का रिटर्न बढ़ा है। ध्यान से समझिए। सो ये एडिटोरियल कह रहा है कि एक टेक्नोलॉजी आई है कंपनीज के पास, जिसके द्वारा ई इनवॉइसिंग अब होती है, जो जीएसटी में रिटर्न फाइल करना होता है, वो सारा का सारा ऑनलाइन मैकेनिज्म बेटर बना है, जिससे कंप्लायंस टू जीएसटी, मतलब जीएसटी के लॉ की मान्यता करना इजी हो गया है, जिसकी वजह से रिटर्न आए हैं। ये एडिटोरियल का मानना है। फिर नेक्स्ट बात ये है कि अब जीएसटी के रेट्स को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये सजेशन है। जीएसटी के रेट्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन है वो इतना अच्छा कर नहीं रही है और वो काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में जो पेंट लगता है, या सीमेंट, या आप बात करो स्टील की, ये सारे के सारे 28% स्लैब पे है जीएसटी के। सो कहते हैं इसको रैशनलाइज करो, इसको कम करो, खर्चे इंडस्ट्री के कम करो इनपुट कॉस्ट पे, ताकि वो एफिशिएंसी भी दे पाए, पैसे भी कमा पाए और लोगों को जॉब्स पे भी रख पाए। देन नेक्स्ट इज, इन्होंने कहा कि रिकवरी नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर जीएसटी के रिटर्न्स बढ़े हैं, अगर पीएमआई अच्छा है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, तो रिकवरी हो रही है। इसे इसकी रिकवरी नहीं हो रही क्योंकि इंडिया में कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत इन डेप्थ प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। फिर इसके बाद इस आर्टिकल में कुछ सोल्यूशन के मेजर्स बताए हैं कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सो अच्छा, बिफोर दैट देयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट दे हैव स्पोकन अबाउट, that economy before COVID also, sorry, there are 2-3 more points. Economy before COVID वैसी ही खराब थी। 7 consecutive, it's here, आपको दिखाती हूँ मैं, 7 quarters of successfully lower GDP growth and very sluggish industrial investment. ये कोविड से पहले ही था। सो हम लोग इतना अच्छा वैसे ही नहीं कर रहे, राइट? 7 quarters of sluggish movement. तो कहते अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट की भी बात करें, सो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर बिफोर कोविड हम लोग स्लगिशली मूव कर रहे थे और ड्यूरिंग लॉकडाउन हम मूव नहीं कर रहे थे काफी जगहों से, और अब मूवमेंट थोड़ी सी बड़ी है। सो यू नो ये वाली चीज के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, तभी जाके ये रिवाइवल मोड में आएगा। दिस इज व्हाट द एडिटोरियल सेज। एम्प्लॉयमेंट की भी अगर हम बात करें तो कहते जो फॉर्मल वाले एम्प्लॉयमेंट है वो ठीक है, लेकिन जो रिटेल में सैलरीड एम्प्लॉयज थे, रिटेल सेक्टर जैसे कि शॉप्स में या फिर होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में, इधर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ी है। सो नाउ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, सबसे पहला सोल्यूशन, दैट गवर्नमेंट नीड्स टू पे इट्स बिल्स, ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ पैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को देने हैं, वो लौटाने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को देने हैं, वो देने चाहिए, कुछ डिस्प्यूटेड अमाउंट्स भी हैं
टैक्स के रिफंड्स को लेके वो भी दे देने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। एंड यहाँ पे लिखा गया है ऑन द वेयर इज इट गॉन, चलो आई विल लुक फॉर इट and tell you. Yes, Union Minister Nitin Gadkari mentioned are as much as 5 lakh crore pending bills, right? So अगर pending bills इतने सारे हैं, 5 लाख करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो ये पहला इन्होंने सोल्यूशन दिया है। दूसरा, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी तभी बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी बिजनेसेस टू ग्रो, और इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम। सो ये कुछ इनको रिकमेंडेशंस दी, राइट? जिसकी वजह से अगर अब स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर हम लेकर आए तो बाद में हम जाके देख सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही होगा। शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए फर्स्ट पॉइंट है कि अपने बिल्स इनको पे कर लेने चाहिए। ऑलराइट, देन अगेन अ लॉट ऑफ कोविड politics and okay, UGC issues guidelines for reopening of colleges only, so सिर्फ वही इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं जो कि कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं अक्टूबर 15 के बाद, और जो सेवरल स्टेट्स हैं वो खुद अपने आप अनाउंस करेंगे। कुछ ने अनाउंस कर भी दिया है। हॉस्टल स्टे में 50% ऑफ द किड्स विल बी अलाउड, बट ऑफ कोर्स मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, आरोग्य सेतु ऐप, नो शेयरिंग ऑफ रूम्स, सो इट्स अ गुड न्यूज, बट ओनली व्हेन हम लोग ये देखें कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ऐसा नहीं कि अब खुल गया तो फिर मास्क भी नहीं पहन रहे हैं एंड यू नो हैंड भी सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। हम खुद इफ वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स तो ठीक है, इट विल बी फाइन। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ऑन एनपीएस कॉजिंग प्रॉब्लम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे दैट इट इज फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज विद इन द कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट डिक्लेयरिंग इट एनपीएस on found perfectly good till 31st August 2020. So ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अकाउंट्स 31st अगस्त 2020 तक एनपीए डिक्लेयर नहीं हुए थे, एनपीए डिक्लेयर कब होते हैं? ड्यू डेट से 90 दिन के बाद, राइट? 90 दिन पे। सो विच वर नॉट डिक्लेयर्ड एनपीए टिल 31st अगस्त 2020, उनको एनपीए आप डिक्लेयर ही नहीं कर सकते अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। अब एनपीए जब हम डिक्लेयर करते हैं तो साथ ही साथ प्रोविजनल कवरेज रेशो शुरू हो जाता है। मतलब कि इतना टेक्निकल नहीं जाते, इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक है, अगर जैसे ही उसको पता चला कोई अकाउंट एनपीए है तो साथ ही साथ उसको इस प्रॉब्लम की का सोल्यूशन ढूंढना शुरू करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो अभी अगर बोल रहे हो कि आप एनपीए डिक्लेयर ही नहीं कर सकते तो फिर आप वो प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते, और अगर एनपीए की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बैंक्स के लिए बहुत बुरा हो सकता है। सो दिस इज व्हाट आरबीआई इज सेइंग। Again, this is politics book, Farooq and Mehbooba for sedition, क्योंकि उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये आप पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर इसको पढ़ते हैं कि क्योंकि ये एक ड्यूटी है जो कि अनइन्फोर्सिएबल, नॉन जस्टिसिएबल है कि हम अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करें, इसीलिए एक्ट 1971 बनी, और उसमें बहुत सारी और चीजें भी लिखी जिसमें है कि हम वी नीड टू प्रिवेंट द इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स। एंड एक है सेडिशन। सेडिशन का मतलब ये है कि मैं अपने शब्दों का प्रयोग करके अपने लोगों के मन में डिससैटिस्फैक्शन पैदा करूं सरकार के अगेंस्ट, या फिर हेट्रेड पैदा करूं, घृणा पैदा करूं सरकार के अगेंस्ट, तो वो होता है सेडिशन। न्यू डूज एंड डोंट्स फॉर फॉरेन अराइवल, इसका मतलब फॉरेन थोड़ा थोड़ा करके चीजें अनलॉक हो रही हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। अगेन सुपर इम्पोजिंग कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Then all insults not offense under SC/ST Act
अगर हम शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करें तो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, राइट, इवन आर्टिकल 14. सो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के को अगर हम इंसल्ट करें तो उसको गलत, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग. एंड जिसको खत्म करने के लिए एक प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट पास हुई थी कि अगर हम SC एंड ST के खिलाफ कोई भी अट्रॉसिटी कर रहे हैं तो, या कोई भी कर रहा है तो उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली. सो अब इसमें ये प्रश्न उठ के आया है कि अगर मिस्टर ए SC ST कम्युनिटी के हैं और मिस्टर बी SC ST कम्युनिटी के नहीं हैं, और अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को इंसल्ट किया, तो क्या हर एक इंसल्ट इस एक्ट के अंदर आएगा? तो ये बोला गया है कि अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को इंसल्ट किया लेकिन उनके SC ST होने पे नहीं, उसका मेंशन नहीं किया, इट इज नॉट बिकॉज एक इंसान SC ST है, बट वैसे ही किसी ने किसी को इंसल्ट किया, जो कि गलत है, जो कि बाकी एक्ट्स के अंदर गलत है, जो कि इंडियन पीनल कोड के अंदर गलत है, पर SC ST एक्ट के अंदर इसको लाने की जरूरत नहीं है. मतलब जब भी इस एक्ट के अंदर कोई भी क्राइम आएगा तो ऐसा होना चाहिए कि ये जो इंसल्ट हो रही है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि वो इंसान SC ST है, राइट. एंड दूसरी बात, इट हैज टू हैपन इन पब्लिक, and this is not important for you unless you are interested. फिर है again a lot of American politics. GST, राजस्थान agrees to go with option 1. तो राजस्थान ने भी एक्सेप्ट कर लिया सेंटर का प्रपोजल कि वो भी स्पेशल विंडो के थ्रू, एक स्पेशल इनिशिएटिव के थ्रू पैसा लेगा फ्रॉम द सेंटर. 4,600 करोड़ रुपीस उसको मिले हैं, which is good for it. And that is all for today. Thank you very much. I will see you tomorrow.